फ्रेंड्स, आज इसमें क्लास 10th का जो भी एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट बातें हैं वो जानेंगे। तो इसमें मेन आपको बार बार सुनना है, 1-2 बार वीडियो को देखना है, तब आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट चैप्टर यहाँ से शुरू करना है, जिसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है। फिर उसी तरीक़ा से और भी सारा चैप्टर है, ऐसे ही आप जानेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10th नोट्स। ये है क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 का नोट्स है, उसे हिंदी में बताया गया, जिसमें हम 1830 के दशक के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, बी ग्यूसेप मैजिनी आदि के विचार, सी पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस के आंदोलनों की सामान्य विशेषताएं आदि के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 10th का जो हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 है, उसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्र अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धार्मिक से बने क्षेत्र में राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1759 को हुआ था। नेपोलियन एक महान सम्राट था, जिसने अपने व्यक्तित्व और कार्यों के पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिखाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का शासक बन गया। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लातीनी भाषा के मूल शब्द लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था। व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिनकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान, जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के यूटोपिया कल्पनादर्श होते थे। मतलब यही सब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जनता, मतलब जितने सारे होते थे उसमें यूटोपिया होते थे, कल्पनादर्श। एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उनका साकार होना लगभग असंभव होता है। रूमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहते थे। गुणकर्स प्रजा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम, जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। राष्ट्रवाद के उदय के कारण निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका, यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, फ्रांसीसी क्रांति 1789, नागरिक संहिता 1804 जो है, विनय की संधि उसमें हुई थी, उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871, इटली का एकीकरण 1859 से 1861। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, सांस्कृतिक परंपरा आदि का समान जरूरी होना चाहिए। यूरोप में अलग अलग समाज था, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोग जर्मनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोप समाज की संरचना 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपियन समाज असमान रूप से 2 भागों में विभाजित था। उच्च वर्ग, जिसे कुलीन वर्ग भी कहा जाता था, निम्न वर्ग, जिसे कृषिक वर्ग भी कहा जाता था, और उच्च वर्ग में कुलीन वर्ग तो थे ही, कम संख्या में थे।
उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाला जमींदार यानी ढेर सारे खेतों के मालिक सभी अधिकार दिए गए थे। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उठाए गए कदम। प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सबको समान कानून का अनुभव हो। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया और भार तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। स्कूल और कॉलेज की छात्राओं द्वारा भी समर्थन के रूप में क्लब का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। फ्रांस की आर्मी ने समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी भावना और बढ़ती चली गई। फ्रांसीसी क्रांति एक राष्ट्रवाद की विशेषता है। संविधान आधारित शासन, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा, नेशनल असेंबली का गठन, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त, माप तौल की एक समान व्यवस्था, फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बनाया गया। नेपोलियन का शासनकाल। जब नेपोलियन फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो उन्होंने प्रजातंत्र को हटाकर उन्हें राजतंत्र को स्थापित कर लिया। नेपोलियन के समय ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकसित हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था स्थापित कर दिया। 1804 की नेपोलियन संहिता नागरिक संहिता, इसे 1804 में लागू किया गया। इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के आधार को भी सुरक्षित किया। 1804 की नागरिक संहिता की विशेषताएं। जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों की समाप्ति, कानून के सामने समानता एवं संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया। किसानों को भू दासत्व को और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति। शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। जागीरदारी क्या था? इसके तहत किसानों, जमींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकारों को देना पड़ता था। रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। 1815 के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद। 1815 में नेपोलियन की हार के उपरांत यूरोप की सरकारों को झुका पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार परंपरा, संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए उन सब को खत्म कर दिया, जिसके लिए चुनाव के लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम क्या रखा था? विनिया समझौता का या विनिया समझौता। विनिया कांग्रेस। 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया, उसके प्रतिनिधि उसके यूरोप में के लिए एक संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। पहला, फ्रांस की सीमाएं पर कई राज्य कायम कर लिया गया ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार न करे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए
बुर्बो को सत्ता में बहाल किया गया। तीसरा, राजतंत्र को जारी रखा गया। 1815 की विनिया संधि की विशेषताएं। फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना। इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई दिल्ली रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था। फ्रांस में उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिए गए जो उन्होंने नेपोलियन के समय जीते थे। फ्रांस के सीमा विस्तार पर रोक के हेतु नए राज्यों की स्थापना। यूरोप में क्रांतिकारी यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णय के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया जिनका मुख्य मकसद लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, विनिया संधि की विरोध करना, स्वतंत्रता के लिए लड़ना, भूसा कठिनाइयों और जन विद्रोह। भूख कठिनाइयों और जन विद्रोह। 1830 को कठिनाइयों का महान साल भी कहा जाता। कारण क्या था? जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, बेरोजगारी में वृद्धि, गरीबी में वृद्धि। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गई जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियां बंद होने लगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया गया जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, जिससे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार, सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाना उपलब्ध कराया गया। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी। नाजीवाद स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद में किया गया। विचारधारा एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टि को इंगित करने वाले विचारों का समूह। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी का एकीकरण। 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश की कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु वह ऐसा नहीं कर पाए क्योंकि राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी। उसके बाद प्रथा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय का प्रशा का मुख्यमंत्री ऑटोमन बिस्मार्क था। जनक प्रशा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की। इटली का एकीकरण प्रक्रिया पूरी हुई। इटली का एकीकरण। इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेppe, उसका नाम था ज्यूसेppe मैत्सीनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। 1830 सन 1848 में क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस में सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि के माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बो को हरा दिया। 1861 में एमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। ज्यूसेppe मैत्सीनी, इनका जन्म 1807 में जेनोआ में हुआ था और कुछ समय पश्चात वह कार्मेनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए। 24 साल की युवावस्था में लिगुरियो में क्रांति करने के लिए उन्हें 1831 में देश से निकाल दिया गया।
तत्पश्चात उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। मेल्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय भर दिया। मेटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का समान सबसे पहले खतरनाक दुश्मन बताया। काउंट कैमिलो दे कावुर सार्डिनिया पॉडमोंट का प्रमुख मंत्री था। इटली के विद्रोहियों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। फ्रांस के साथ ही कई चतुर संधि के पीछे काढ़ूर का हाथ था, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका। जुसेप्पे गैरिबाल्डी वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। उसने दक्षिण इटली एवं सिसिली को राजा एमेनुएल द्वितीय को सौंप दी और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो गया। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई। राष्ट्रवाद किसी उथल-पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं, अपितु एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का परिणाम था। 18वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन एक राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रिटेन साम्राज्य में अंग्रेजी, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसे ढेर सारा समाज था, जिसे नृजातीय कहते हैं। आंग्ल राष्ट्र ने अपनी शक्ति में विस्तार के साथ साथ अन्य राष्ट्रों व द्वीप समूहों पर विस्तार आरंभ किया। 1688 में संसद ने राजतंत्र से शक्तियों को ले लिया। 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया। 1798 में हुए असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। नए ब्रिटेन में प्रतीक चिन्हों को खूब बढ़ाया गया। बाल्कन समस्या बाल्कन भौगोलिक एवं नृजातीय रूप में विभिन्नताओं का क्षेत्र था, जिसमें आधुनिक रोमानियों, बल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मकदूनिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, सर्बिया आदि शामिल थे। इन क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को स्लाव कहा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन राज्य में रोमानी राष्ट्रवाद के फैलने और ऑटोमन साम्राज्य के विघटन की स्थिति काफ़ी विस्फोट हो गई थी। एक के बाद उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीय उनके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगे। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहन टकराव का क्षेत्र बन गया। हर एक बाल्कन प्रदेश अपने लिए ज़्यादा इलाके की चाह रखता था। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों के माध्यम से ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा नहीं, जिससे यह समस्या
गहराती चली गई व जिस कारण यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, जिसकी परिणति प्रथम विश्व युद्ध के रूप में हुई। साम्राज्यवाद क्या था? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है, आर्मी और अन्य साधन का प्रयोग करके उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। रूपक: जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, स्वतंत्रता, ईर्ष्या, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज के जरिए इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी में रूपक का महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी भावनाओं के विस्तार और मजबूत बनाने में किया जाता था। राष्ट्र राज्य की दृश्य कल्पना: 18वीं और 19वीं शताब्दी में कलाकारों ने राष्ट्र को कुछ में चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। राष्ट्रों को नारी वेश में प्रयोग किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मरियाना दिया गया, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया गया। इसी प्रकार जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। राष्ट्रवाद के उदय में महिलाओं का योगदान, राजनीतिक संगठन का निर्माण, समाचार पत्रों का प्रकाशन, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष, राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा लेना, विभिन्न प्रतीक चिन्हों की ओर उसका अर्थ, प्रतीक, टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना, बाज छाप वाला कवच, जर्मन समुदाय की प्रतीक शक्ति, वीरता व व्युत्पत्तियों का मुकुट, तलवार, मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, महत्व, शांति की चाह। भारत में राष्ट्रवाद नोट्स क्लास 1 चैप्टर 2 अब आ गया, जिसमें हम प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, किसानों, श्रमिकों और आदिवासियों के आंदोलनों में विभिन्न राजनीतिक समूहों की गतिविधियां आदि के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 है और इसमें एनसीईआरटी का जितना भी इसमें नोट्स है उसे ध्यान में रखिएगा। भारत में राष्ट्रवाद समय के अनुसार एक नज़र में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 1870 में बंकिम चंद्र द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना बम्बई यानी मुंबई में हुई। व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1805 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने। 1907 में कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। यहाँ पे 1905 में तो बता दिए थे कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया। 1906 में आगा खां एवं नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की। 1907 में कांग्रेस विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। दिल्ली दरबार में राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी की स्वदेश वापसी। 1917 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह किया। 1918 में महात्मा गांधी ने गुजरात में अहमदाबाद में सूती कपड़ा मिल के कारीगर के लिए सत्याग्रह किया।
1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की स्वशासन की मांग को ठुकरा दिया। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून किया। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद अली व शौकत अली ने की। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। 1922 में चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 1925 को काकोरी में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया, जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली पर बम फेंका। 22 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी यात्रा आरंभ की। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ा व सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। 1930 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अनुसूचित जातियों को दलित वर्ग एसोसिएशन में संगठित किया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दे दी। 1931 गांधी इरविन समझौता व सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1931 में महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु उन्हें वहां अपेक्षित सफलता हाथ नहीं लगी। अगला 1932 में महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। और अगला है 1933 में चौधरी रहमत अली सर्वप्रथम पाकिस्तान का विकास सामने रखा। 1935 में भारत शासन अधिनियम पारित हुआ और प्रांतीय सरकार का गठन। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग का संकल्प पास किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत व गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया व द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्ति हो गया। 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा के प्रस्ताव के साथ भारत आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। राष्ट्रवाद का अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना, एकता की भावना तथा एक समान चेतना राष्ट्रवाद कहलाती है। यह लोग समान ऐतिहासिक, राजनीतिक एवं तथा सांस्कृतिक विरासत साझा करते हैं। कई बार लोग विभिन्न भाषाई समूह के हो सकते हैं जैसे भारत, लेकिन राष्ट्र के प्रति प्रेम उन्हें एक सूत्र में बांधे रखता है। उसे ही राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कौन कौन से कारक हैं? यूरोप में राष्ट्र राज्यों के उदय से जुड़ा हुआ भारत, वियतनाम जैसे उपनिवेशों के उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ा भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के कारण साहित्य, लोक कथाओं, गीतों व चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद का प्रसार भारत माता की छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं द्वारा राष्ट्रीय पहचान। पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियाँ। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इसे पूरा करने के लिए कर्जे लिए गए और टैक्स बढ़ाए गए। अतिरिक्त राजस्व जुटाने के लिए कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को बढ़ाया गया।
युद्ध के वर्षों में चीज़ों की कीमतें बढ़ी। 1913 से 1918 के बीच दाम दुगुनी हो गया। दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक परेशानी हुई। ग्रामीण इलाकों से लोगों को जबरन सेना में भर्ती किए जाने से भी लोगों में बहुत गुस्सा था। भारत में कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई। फ्लू की महामारी ने समस्या को और भी गंभीर कर दिया। 1921 की जनगणना के अनुसार अकाल और महामारी के कारण 120 लाख से 130 लाख तक लोग मारे गए। सत्याग्रह का विचार। सत्याग्रह का अर्थ यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। महात्मा गांधी के सत्याग्रह का अर्थ। सत्याग्रह ने सत्य पर बल दिया। गांधी जी का मानना था कि यदि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा है तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं होती है। ताकत की जरूरत थोड़ा भी नहीं होता है। हिंसा के माध्यम से एक सत्याग्रही लड़ाई जीत सकता है। महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह का आरंभ। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी जी की जन आंदोलन की उपन्यास पद्धति को सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी भारत में सबसे पहले चंपारण बिहार में ही है। 1917 में दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया गया। 1917 में खेरा गुजरात किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उसके संघर्ष में समर्थन दिया। फसल खराब हो जाने व प्लेग महामारी के कारण किसान लगान चुकाने की हालत में नहीं थे। अहमदाबाद गुजरात 1918 में कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के समर्थन में सत्याग्रह आंदोलन किया गया। और अगला है किया गया। रॉलेट एक्ट का मुख्य प्रावधान। राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए रॉलेट एक्ट अन्यायपूर्ण क्यों था। भारतीयों की नागरिक आज़ादी पर प्रहार किया। भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर पास किया गया। रॉलेट एक्ट के परिणाम। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन भी। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस हुए। रेलवे वर्कशॉप्स में कामगारों का हड़ताल हुई। दुकानें बंद हो गई। स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशन पर हमले हुए। रॉलेट एक्ट 1919 विस्तार से इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। भारतीय सदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया, लेकिन फिर भी यह पारित हो गया। इस एक्ट ने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए असीम शक्ति प्रदान किए थे। इसके तहत बिना किसी ट्रायल के ही राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बंदी बनाया जा सकता था। 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। हड़ताल के आह्वान को भारी समर्थन प्राप्त हुआ। अलग अलग शहरों में लोग इसके समर्थन में निकल पड़े। दुकानें बंद हो गई और रेल कारखानों के मजदूर हड़ताल पर चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया। महात्मा गांधी को दिल्ली में प्रवेश करने से
रोका गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रशासनिक कार्यों पर गोली चलाई। इसके कारण लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्थाओं पर आक्रमण किया। अमृतसर में मार्शल लॉ लागू हो गया। इसकी कमान जनरल डायर के हाथों में सौंप दी गई। जलियांवाला बाग का दुखद नरसंहार 13 अप्रैल को उस दिन हुआ जिस दिन पंजाब में बैसाखी मनाई जा रही थी। ग्रामीणों का यह एक जत्था जलियांवाला बाग में लगे एक मेले में शरीक होने आया था। यह बाग चारों तरफ से बंद था और निकलने के रास्ते संकीर्ण थे। जनरल डायर ने निकलने के रास्ते बंद करवा दिए और भीड़ पर गोली चलवा दी। इस दुर्घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। सरकार का रवैया बड़ा ही क्रूर था। इससे चारों तरफ हिंसा फैल गई। महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया क्योंकि वे हिंसा नहीं चाहते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रभाव भारत में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए। भारत में बहुत सारे शहरों के जितने भी लोग थे वह सड़कों पर उतर आए। हड़ताल होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारों इमारतें पर हमला करने लगी। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपना तथा लोगों को अपमानित और आतंकित किया। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसकर चलने और सारे साहिबों अंग्रेजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए तथा गुजरंगवाला जो था पंजाब में उसके गांव पर बम बरसाए गए। नोट: हिंसा फैलते देखे महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह वापस ली। 23 अप्रैल 23 आंदोलनों के विस्तार की आवश्यकता। रॉलेट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक ही सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू और मुसलमान एक मंच पर आ जाए। खिलाफत का मुद्दा। खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो ऑटोमन तुर्की का सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई। यह अफवाह फैल गई कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपी जाएगी। इसके खलीफा की तत्कालिक शक्तियों का रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली बंधुओं द्वारा बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया? आगे है इसमें महात्मा गांधी ने खिलाफत का मुद्दा क्यों उठाया। रॉलेट सत्याग्रह की असफलता के बाद से महात्मा गांधी ने पूरे भारत और ज़्यादा जानधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं कर सकता था। इसलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। यानी कि जब रॉलेट जो सत्याग्रह था वो जब असफलता हो गया तो फिर महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनधार आंदोलन यानी कि सभी लोग भाग ले इस तरह के आंदोलन खड़ा करने के लिए उनको विश्वास था कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के समीप लाए। तो इसलिए उन्होंने अखिल भारतीय आंदोलन उन्होंने इस तरह के आंदोलन के लिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा उठाया। हिंद स्वराज की बात करते हैं तो क्यों उठाया, समझ गए कि एक साथ सभी को लाने के लिए। हिंद स्वराज में महात्मा गांधी द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें
महात्मा गांधी जी के द्वारा पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज, जिसमें भारत में ब्रिटिश शासन के असहयोग पर जोर दिया था। अब असहयोग आंदोलन के बारे में देख लेते कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा कि भारत में अंग्रेज राज इसलिए स्थापित हो पाया कि क्योंकि भारतीयों ने उसके साथ सहयोग किया है और उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगी और स्वराज आ जाएगी। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद करने लगे तो अंग्रेज के पास भारत को छोड़कर चले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा। असहयोग आंदोलन के कारण क्या था? तो प्रथम महायुद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण, अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना, फिर रॉलेट एक्ट का पारित होना, इस तरह इतने सारे कारण थे असहयोग आंदोलन के कारण। जालियांवाला बाग हत्याकांड। कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव और असहयोग आंदोलन के कुछ ये प्रस्ताव थे कि अंग्रेज सरकार द्वारा प्रदत्त की गई उपाधियों को वापस करना, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिल और स्कूलों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू करना। असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेस अधिवेशन, जैसे दिसंबर 1920 में असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा, दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मोहर तथा इसकी शुरुआत पर सहमति। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं हो गया। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में थी। विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। तो यहाँ पर है कि विभिन्न सामाजिक समूहों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, परंतु प्रत्येक वर्ग की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। सभी वर्गों के स्वराज का अर्थ भिन्न था। प्रत्येक सामाजिक समूह ने आंदोलन में भाग लेते हुए स्वराज का मतलब एक ऐसा युग लिया जिसमें उनकी सभी कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। शहरों में असहयोग आंदोलन का धीमे पड़ना। चक्की के कपड़े की तुलना में खादी का कपड़ा अधिक महंगा था और गरीब लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। परिणाम स्वरूप वे लंबे समय तक असहयोग आंदोलन बहुत लंबे समय तक मिल के कपड़े का वे लोग बहिष्कार नहीं कर सकते थे। वैकल्पिक भारतीय संस्थान वहाँ नहीं थे जिसके इस्तेमाल अंग्रेजों की जगह किया जा सकता था। ये ऊपर आने के लिए धीमी थी, इसलिए छात्र और शिक्षकों ने सरकारी स्कूलों में वापस आना शुरू कर दिया और वकील सरकारी अदालतों में काम कर जुड़ गए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति फरवरी 1922 में। महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया क्योंकि चौरा चौरी में हिंसक घटना हो गई थी। चौरा चौरी की घटना क्या था? तो फरवरी 1922 में गांधी जी ने टैक्स आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। बिना किसी उकसावे के प्रदर्शन में भाग ले रहे लोगों पर पुलिस ने गोलियां चला दी। लोग अपने गुस्से में हिंसक हो गए और पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। उसने आग लगा दी। यह घटना उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1921 के अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक होने लगा था। फरवरी 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय ले लिया। कांग्रेस के कुछ नेता भी आंदोलन से धक से गए थे और राज्यों के काउंसिल के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। राज्य के काउंसिल का गठन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। कई नेताओं का मानना था सिस्टम का भाग बनकर अंग्रेज नीतियों विरोध करना भी महत्वपूर्ण था। प्रांतीय परिषद चुनाव में हिस्सा लेने को लेकर कांग्रेस के नेताओं में आपसी मतभेद हुआ। CR दास तथा
मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी, CR दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी यानी कि जनवरी 1923 का गठन, ताकि प्रांतीय परिषद के चुनाव में मतलब जो प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा ले सके। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की वजह से कृषि उत्पाद में कीमत की भी भारी गिरावट आई। अब साइमन कमीशन में देख लेते, साइमन कमीशन से रिलेटेड कुछ बातें। तो साइमन कमीशन 1927 में ब्रिटेन में साइमन कमीशन का गठन हुआ ताकि भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन किया जा सके। 1928 में साइमन कमीशन का भारत आना पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस ने इस आयोग का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भारतीय शामिल नहीं था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। इसमें पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। जो अधिवेशन हुआ था इससे पूर्ण स्वराज के संकल्प को पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस घोषित किया गया और लोगों से आह्वान किया कि वे संपूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष करें। नमक यात्रा और असहयोग आंदोलन 1930। तो जनवरी 1930 में महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपनी 11 मांगें रखी। ये मांगें उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबके से जुड़ी हुई थी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने की थी। लॉर्ड इरविन इनमें से किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार नहीं थे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा नमक यात्रा शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन, यह घटना सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत थी। गांधी इरविन समझौते की विशेषताएं। 5 मई 1931 को ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। पुलिस द्वारा किए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए। नमक पर लगाए गए सभी कर हटाया जाए। आंदोलन में किसने भाग लिया? देश के विभिन्न हिस्सों में। तो आंदोलन में किसने भाग लिया? तो विभिन्न हिस्सों ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन लागू हो गया। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक अपने अनुयायियों के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ग्रामीण इलाकों में गुजरात के अमीर पाटीदार और उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। चूँकि अमीर समुदाय व्यापार, अवसाद और गिरती कीमतों से बहुत प्रभावित थे, वे सविनय अवज्ञा आंदोलन के उत्साही सार्थक बन गए। व्यापारियों और उद्योगपतियों ने आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से इनकार करके वित्तीय सहायता देकर आंदोलन का समर्थन किया। नागपुर क्षेत्र के औद्योगिक श्रमिक वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी भाग लिया। रेलवे कर्मचारियों, डॉक वर्क्स, छोटा नागपुर के खनिज आदि ने विरोध रैली और बहिष्कार अभियानों में भाग लिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य घटनाओं में ये सब है, जैसे देश के विभिन्न हिस्सों में नमक कानून का उल्लंघन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब दुकान का पिकेटिंग, वन कानून का उल्लंघन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेताओं का हिरासत में लिया गया। निर्मम दमन। तो शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर आक्रमण, महिलाओं व बच्चों की पिटाई, लगभग 1 लाख गिरफ्तार किए गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति लोगों और औपनिवेशिक सरकार की प्रतिक्रिया। लोगों ने सरकार कानून को भंग करना शुरू कर दिया। आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने कठोरता का काम किया। हजारों जेल गए, गांधी जी को कैद कर लिया गया। अब जनता इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषता क्या थी? तो इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों के सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानून का उल्लंघन करने के लिए भी आह्वान किया जाने लगा और देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा। सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारों ने कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानूनों का उल्लंघन आरंभ करना शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका थी। औरतों ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। हजारों औरतें
उनकी बात सुनने के लिए यात्रा के दौरान घरों से बाहर आ जाती थी। उन्होंने जुलूसों में भाग लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। कई महिलाओं जेल भी गए। ग्रामीण क्षेत्र में ये सब जेल गए। असहयोग आंदोलन में लक्ष्य स्वराज था कि इस बार पूर्ण स्वराज की मांग थी। असहयोग में कानूनों का उल्लंघन शामिल नहीं था, जबकि इस आंदोलन में कानून तोड़ना शामिल था। सभी नए अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अनुसूचित की भागीदारी नहीं थी, क्योंकि लंबे समय से कांग्रेस इनके हितों की अनदेखी कर रही थी। मुस्लिम संगठनों द्वारा सभी नए अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं था, क्योंकि 1920 के दशक के मध्य से कांग्रेस, हिंदू महासभा जैसे हिंदू धार्मिक संगठनों के करीब आने लगी थी। दोनों समुदाय के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। 1932 की पूना संधि के प्रावधान। तो इसमें दलित वर्ग, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना गया, को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था। सामूहिक अपनेपन का भाव। वे कारक जिन्होंने भारतीय लोगों में सामूहिक अपनेपन की भावना को जगाया था तथा सभी भारतीय लोगों को एक किया। अब चित्र व प्रतीक। तो भारत माता की प्रथम छवि बंकिम चंद्र द्वारा बनाई गई। इस छवि के माध्यम से राष्ट्रों को पहचानने में मदद मिली। कई महिलाएं जेल भी गई। और उसके बाद ये देख चुके पुनः समझौता के प्रावधान के बारे में। तो यहाँ पर है कि प्रथम छवि उन्होंने बना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। लोक कथाएं। तो राष्ट्रवादी घूम घूम कर इन लोक कथाओं का संकलन करने लगे। ये कथाएं परंपरागत संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती थी तथा अपने राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करती थी। चिन्ह। उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, यानी कि यहाँ पे है कि चिन्ह में है उदाहरण झंडा। बंगाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान सर्वप्रथम एक तिरंगा, हरा पीला लाल, जिसमें 8 कमल थे। 1921 तक आते महात्मा गांधी ने सफ़ेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा तैयार कर लिया था। सफ़ेद, हरा और लाल। 1921 तक। इतिहास की पुनर्व्याख्या। बहुत से भारतीय महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाना चाहिए, ताकि भारतीय गर्व का अनुभव कर सके। गीत जैसे वंदे मातरम 1870 के दशक में बंकिम चंद्र ने यह गीत लिखा। मातृभूमि की स्तुति के रूप में यह गीत बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया। तो इस तरीके से हमने सेकेंड चैप्टर को देख लिया। अब थर्ड चैप्टर यहाँ पर है। थर्ड चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनाना। तो जिसमें हम ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकरण के रूप में अंतर स्पष्ट करना, ये सब सीखेंगे। हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादन, औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रों के बीच श्रमिकों की आजीविका, केस स्टडी, ब्रिटेन और भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास हिस्ट्री देख रहे हैं कि थर्ड चैप्टर भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो यह जो अध्याय है यह वैश्वीकरण पर आधारित है। आधुनिक युग से पहले। तो वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है। वैश्वीकरण एक आर्थिक प्रणाली है और व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश तक स्थानांतरण को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्विक दुनिया के निर्माण को समझने के लिए हमें व्यापार के इतिहास, प्रवासन और लोगों को काम की तलाश और राजधानियों की आवाजाही को समझना होगा। भूमंडलीकरण दुनिया भर में आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों का एकीकरण। इसका मतलब यह है कि वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी और श्रम का व्यापार दुनिया भर में किया जाता है। देशों के बीच सूचना और शोध के परिणाम आसानी से प्रवाहित होते हैं। प्राचीन काल। यात्रियों, व्यापारियों और पुजारियों और तीर्थयात्रियों ने ज्ञान, अवसर और आध्यात्मिक पूर्ति के लिए उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। वे अपने साथ सामान, पैसा, मूल्य, कौशल, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि रोगाणु बीमारियों भी ले गए। 3000 ईसा पूर्व एक सक्रिय तटीय व्यापार ने सिंधु घाटी की सभ्यताओं को वर्तमान पश्चिम एशिया के साथ जोड़ा।
रेशम मार्ग ने चीन को सक्रिय से जोड़ा। तो यहाँ पर है रेशम मार्ग ने चीन को सक्रिय से जोड़ा। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। भोजन ने अमेरिका से यूरोप और एशिया की यात्रा की। नूडल्स चीन से इटली की यात्रा करते हुए स्पेगेटी बन गया। यूरोपीय विजेता अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। तो यूरोपीय विजेता अमेरिका ने जो यूरोपीय विजेता थे अमेरिका में चेचक के रोगाणु ले गए। एक बार प्रस्तुत किए जाने के बाद यह महाद्वीपीय में गहरे फैल गया। अब रेशम मार्ग की बात करते हैं। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट एक ऐतिहासिक व्यापार मार्ग था जो दूसरे शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी तक यह चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली के पीछे छोड़ते हुए एशिया के भूमध्य सागरीय तक फैला था। उस दौरान हुए भारी रेशम व्यापार के कारण इसे सिल्क रूट करार दिया गया था। सिल्क मार्ग ये मार्ग एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्र मार्ग से जोड़ते थे। रेशम मार्ग तो सिल्क रूट जिसको कहते हैं, इसकी विशेषता क्या है? तो इस सिल्क रूट से होकर चीन के बर्तन दूसरे तक जाते थे और इस प्रकार की यूरोप में एशिया का तक सोना और चांदी इसी सिल्क रूट से आते जाते थे। सिल्क रूट के रास्ते ही ईसाई और इस्लाम और बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। इसी के कारण इस्लाम, बौद्ध धर्म दुनिया के विभिन्न भागों में पहुंच पाए थे। रेशम मार्ग को दुनिया के सबसे दूर के हिस्सों को जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता था। क्रिश्चियन युग से पहले भी सिल्क रूट अस्तित्व में थे और 15वीं शताब्दी तक विकसित हुए। रूट जो थे दुनिया के विभिन्न हिस्सों के व्यापार, संस्कृति ये सब से जोड़ता है। भोजन की यात्रा यानी कि स्पैगेटी और आलू नूडल चीन की देन है जो वहाँ से दुनिया के दूसरे भागों तक पहुँचा। भारत में हमें इसके देसी संस्करण जो सेवियों को वर्षों से इस्तेमाल करते हैं। इसी नूडल्स का इटालियन है स्पैगेटी। आज के कई कई आम खाद्य पदार्थ जैसे आलू, ये आम है। आम पदार्थ जैसे आलू, टमाटर, मिर्ची, मक्का, सोयाबीन ये सब और शकरकंद यूरोप में तब आए जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने गलती से अमेरिका महाद्वीप की खोज किया, तब ये सब भारत में आए हैं। आलू के आने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी में भारी बदलाव आया। आलू के आने के बाद ही यूरोप के लोग इस स्थिति में आ पाए कि बेहतर खाना खा सके और अधिक दिन तक जी सके। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसल तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूखे से मर गए। उस अकाल की आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। आयरलैंड के किसान आलू पर इतने निर्भर हो चुके थे कि 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी से आलू की फसलें तबाह हो गई। यानी कि किसी बीमारी से आलू की फसलें तबाह हो गई तो कई लाख लोग भूखे मर गए। उस अकाल को आयरिश अकाल के नाम से जाना जाता है। विजय, बीमारी और व्यापार, अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के लिए समुद्री मार्ग खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि विश्व के अन्य भागों में यूरोप की फतह की नींव रखी। विजय, व्यापार और बीमारी में देख लिए थे ये सब कि अमेरिका की खोज तथा बहुमूल्य धातुएं लाना। तो 16वीं सदी में यूरोप के नाविकों ने एशिया और अमेरिका के देशों के समुद्री मार्ग का खोज लिया था। नए समुद्री मार्ग की खोज ने न सिर्फ व्यापार को फैलाने में मदद की बल्कि अन्य विश्व के भागों में यूरोप की फतह की नींव रखी। अमेरिका के पास खनिजों का अकुत भंडार था और इस महाद्वीपीय अनाज भी प्रचुर मात्रा में थी। अमेरिका के अनाज और खनिजों ने दुनिया के अन्य भागों के
अन्य भाग के लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल दिया। विजेताओं द्वारा चेचक के कीटाणुओं का प्रयोग, यानी कि जो विजेताओं थे उसके 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिका उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यूरोपियन की यह जीत हथियार के कारण 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। तो यहाँ पर है कि 16वीं सदी के मध्य तक पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिका उपनिवेशों की अहम शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन यूरोपियन की यह जीत किसी हथियार के कारण नहीं बल्कि एक बीमारी के कारण संभव हो पाई थी। यूरोप के लोगों पर चेचक आक्रमण पहले ही हो चुका था, यानी कि यूरोप के लोगों पर चेचक आक्रमण पहले ही हो चुका था, इसलिए उन्होंने इस बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधन क्षमता विकसित कर ली थी। लेकिन अमेरिका ने तब तक दुनिया के अन्य भागों में अलग थलग था, इसलिए अमेरिकियों के शरीर में इस बीमारी से लड़ने की प्रतिरोधन क्षमता नहीं था। जब यूरोप के लोग वहां पहुंचे तो उसके साथ चेचक के जीवाणु भी ले गए। इस कारण यह परिणाम हुआ कि चेचक ने अमेरिका के कुछ भागों की पूरी आबादी साफ कर दी। इस तरह यूरोपियन आसानी से अमेरिका पर जीत हासिल कर लिया। यूरोप में समस्याएं। 19वीं सदी तक यूरोप में कई समस्याएं थी, जैसे गरीबी, बीमारी, धार्मिक टकराव, धर्म के खिलाफ बोलने वाले कई लोग सज़ा के डर से अमेरिका भाग गए थे। उन्होंने अमेरिका में मिलने वाले अवसरों का भरपूर इस्तेमाल किया और उनके काफ़ी तरक्की हुई। 18वीं सदी तक भारत और चीन 18वीं सदी तक भारत और चीन दुनिया के सबसे धनी देश हुआ करते थे। लेकिन 15वीं सदी से ही चीन ने बाहरी संपर्क पर अंकुश लगाना शुरू किया था और दुनिया के बाकी हिस्सों से अलग थलग हो गया। चीन के घटते प्रभाव और अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के कारण विश्व व्यापार का केंद्र बिंदु यूरोप का ही रहा। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदल रही थी। इस अवधि में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और तकनीकी के क्षेत्र में बड़े जटिल बदलाव हुए। उन बदलावों की वजह से विभिन्न देशों के रिश्तों के समीकरण में अभूतपूर्व बदलाव आए। अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते जो निम्नलिखित है। तो अर्थशास्त्री मानते हैं कि आर्थिक आदान प्रदान 3 प्रकार के होते जो निम्नलिखित है। पहला प्रवाह व्यापार मुख्य रूप से वस्तुएं जैसे कपड़ा या गेहूं का होता है। श्रम का प्रवाह, काम या रोजगार की तलाश में लोगों का यहाँ से वहाँ जाना। पूंजी का प्रवाह, अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश। अब विश्व अर्थव्यवस्था का उदय। तो आइए इन तीनों को समझने के लिए ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नज़र डालें। तो 18वीं सदी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कॉर्न लॉ वह कानून जिसके सहारे सरकार ने मक्का का आयात पाबंदी लगा दी। कुछ दिन बाद ब्रिटेन में जनसंख्या के बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, भोजन की मांग में भी वृद्धि हो गई। तो कॉर्न लॉ के समय भोजन की मांग बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, भोजन के दाम भी बढ़े। कॉर्न लॉ हटाने के बाद व्यापार में वृद्धि हुआ, विकास का तेज होना, भोजन का अधिक भंडार होने लगा। अब तकनीक का योगदान। तो इस दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था भूमंडलीकरण टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका निभाई। इस युग के कुछ मुख्य तकनीकी खोज है रेलवे, स्टीम शिप और टेलीग्राफ। तो रेलवे ने बंदरगाहों और आंतरिक भूभागों को आपस में जोड़ दिया। स्टीम शिप के कारण माल के भारी यात्रा में अटलांटिक के पार ले जाने में आसान हो गया। टेलीग्राफ की मदद से संचार व्यवस्था में तेजी आई और आर्थिक लेन देन से बेहतर रूप से होने लगे। 19वीं सदी के आखिरी में उपनिवेशवाद। तो एक तरफ व्यापार के फैलने से यूरोप के लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो गई, तो दूसरी तरफ उपनिवेशों के लोगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। जब अफ्रीका के आधुनिक नक्शे को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर
देशों की सीमाएं सीधी रेखा में है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी छात्र ने सीधी रेखाएं खींच दी हो। 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियों तो 1885 में यूरोप की बड़ी शक्तियों बर्लिन में मिली और अफ्रीका देश को आपस में बांट लिया। इस तरह से अफ्रीका के ज़्यादातर देशों की सीमाएं सीधी रेखाओं में बन गई है। अब रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। तो रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाला मवेशियों की बीमारी थी। वह 1890 के दशक में अफ्रीका में बड़ी तेज़ी से फैली। रिंडरपेस्ट का प्रकोप ये हुआ कि सबसे पहले इसका आगमन तो 1880 के दशक के आखिरी में हुआ था। यह बीमारी उन घोड़ों के साथ आई थी जो ब्रिटिश एशिया से लाए गए थे। ऐसा उन इटालियन सैनिकों की मदद के लिए किया गया था जो पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर आक्रमण कर रहे थे। रिंडरपेस्ट पूरे अफ्रीका में किसी जंगल की आग की तरह फैल गई। 1892 आते आते यह बीमारी अफ्रीका के पश्चिम तट तक पहुंच चुकी थी। इस दौरान रिंडरपेस्ट अफ्रीका के मवेशियों की आबादी 90% हिस्सा साफ कर दिया। अफ्रीकियों के लिए मवेशियों का नुकसान होने का मतलब यह था कि रोटी पर खतरा। अब उनके पास खाने और बगानों में मजदूरी करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस तरह से मवेशियों की एक बीमार यूरोपियों के अफ्रीका में उपनिवेश फैलाने में मदद की। भारत में अनुबंधित श्रमिकों को जाना। बंधुआ मजदूर वैसे मजदूर जो किसी खास मालिक या किसी अवधि के लिए काम के प्रतिबद्ध होते तो बंधुआ मजदूर कहलाते हैं। आधुनिक बिहार, उत्तर प्रदेश और भारत और तमिलनाडु के सूखाग्रस्त इलाकों में कई लोग बंधुआ मजदूर बन गए हैं। इन लोगों के मुख्य रूप से कैरेबियन आइलैंड, मॉरिशस और फिजी भेजा गया। कई को सिलोन, कई को मलाया भी भेजा गया। भारत में कई बंधुआ मजदूर को असम के चाय बागानों में काम पर लगा दिया गया। तो इस तरीके से ये है बात। विदेशों में भारतीय उद्यमी। तो भारत के नामी बैंकर और व्यवसायी ने शिकारीपुर, श्रॉफ और नटुकोट्टई चेट्टियार का नाम आता है। वे दक्षिणी और केंद्रीय एशिया में कृषि निर्यात में पूंजी लगाते थे। भारत में और विश्व के विभिन्न भागों में पैसा भेजने के लिए उनका अपना एक परिष्कृत सिस्टम हुआ करता था। भारत के व्यवसायी और महाजन उपनिवेशों और शासकों के साथ अफ्रीका भी पहुंच चुके थे। हैदराबाद के सिंधी व्यवसायी तो यूरोपियन उपनिवेशों से भी आगे निकल गए थे। 1860 के दशक तक उन्होंने पूरी दुनिया के महत्वपूर्ण बंदरगाहों, फल फूलते एम्पोरियम भी बना लिए थे। भारतीय व्यापार, उपनिवेश और वैश्विक व्यवस्था। तो भारत का व्यापार जो था वह इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद वहाँ के सभी लोग कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ब्रिटेन में बने कपड़े वे आने लगे और यहाँ पे है कि ये कपड़े प्रतिबंध लगाने के लिए बाध्य किया गया। इसमें ब्रिटेन में कपड़े भारत के बाज़ारों में भारी मात्रा में आने लगे। 1800 में भारत के निर्यात में 30% हिस्सा कॉटन के कपड़ों का था। 1815 में यह गिरकर 15% हो गया। 1870 आते आते 3% ही रह गया। लेकिन 1812 से 71 तक कच्चे कॉटन का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। यह इस दौरान निर्यात किए गए सामानों में नील इंडिगो में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई। भारत में सबसे ज़्यादा निर्यात होने वाला सामान था अफीम, जो मुख्य रूप से चीन से आता था। चीन से आता था। भारत में ब्रिटेन के कच्चे माल और अनाज का निर्यात बढ़ने से यहाँ पर माल अच्छा से तैयार होने लगा है। इसमें एक ऐसी स्थिति आ गई कि ब्रिटेन के हित में हो गया। इस तरह बैलेंस ऑफ पेमेंट ब्रिटेन के फेवर में था। जो भी आता था पैसा ज़्यादातर ब्रिटेन में जाता था और इसके कारण भारत में आमदनी कम होता था। ब्रिटेन अन्य उपनिवेशों ने देखरेख के लिए करता था। भारत में रहने वाले ऑफिसर को होम चार्ज देने के लिए करता था। भारत के बाहरी कर्जों की भरपाई और रिटायर ब्रिटिश महायुद्धों की व्यवस्था। प्रथम विश्व युद्ध के रूप में यूरोप में
लड़ा गया था, मतलब प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से यूरोप में लड़ा गया था। इस समय दुनिया के राजनीतिक सभी स्थितियों का अनुभव किया गया, युद्ध का अनुभव हो गया और इस कारण से जो गुटों के बीच लड़ा गया था, एक सहयोगी थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और बाद में अमेरिका भी शामिल हो गए। और विपरीत में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन और तुर्की था। युद्ध जो था वह 4 वर्षों तक चला। युद्ध में ये होते रहे, 90 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हो गए इस युद्ध में। तो सबसे बड़ा ये है, मरने वाले कुछ अपाहिज भी हो गए। इस तरह से बहुत मुश्किल, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी सभी जगह का, और जो काम करने के लिए महिलाएं भी बाध्य हो गई। इस युद्ध के बाद कई आर्थिक शक्तियों जो थे वह बहुत नुकसान में चला गया, जबकि ब्रिटेन में युद्ध में व्यस्त था और जापान और भारत में उद्योगों का विकास हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपना पूरा दबदबा कायम करने में परेशानी होने लगी। जब ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त था तब जापान और भारत में उद्योगों का विकास होगा। और ये बात देख लिए, यहाँ पे है कि ब्रिटेन में चीज़ों की मांगों में तेज़ी आई थी, जिससे वहाँ अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन के 20% कामगारों ने अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा। युद्ध के पहले पूर्वी यूरोप गेहूं का मुख्य निर्यातक था, लेकिन युद्ध के दौरान पूर्वी यूरोप के युद्ध में शामिल होने की वजह से कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं के मुख्य निर्यातक के रूप में उभरते थे। जैसे युद्ध खत्म हुआ, यूरोप ने फिर गेहूं की सप्लाई शुरू कर दी। इसके कारण बाज़ार में गेहूं की अधिक खेप आ गई और कीमतों में भारी गिरावट हुई। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी तबाह हो गई। बड़े पैमाने पर इसका शुरुआत किया गया। यहाँ पर है कि अमेरिका के अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से निजात मिलने लगी। 1920 के दशक में बड़े पैमाने पर उत्पादन अमेरिकी अर्थव्यवस्था की मुख्य पहचान बन गई। फोर्ड मोटर के संस्थापक, जो फोर्ड मोटर थे इसके संस्थापक हेनरी फोर्ड मास प्रोडक्शन के जनक माने जाते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उत्पादन क्षमता बढ़ी और कीमतें घटी। अमेरिका कार का उत्पादन 1920 में 20 लाख से बढ़कर 1929 में 50 लाख हो गई। इस तरह से बजाजी सामान जैसे रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि की मांग भी तेज़ी से बढ़ने लगे। अमेरिका में घरों की मांगों में ज़बरदस्ती बढ़ोतरी हुई। आसान किस्तों पर कर्ज की सुविधा के कारण इस मांग को और हवा मिली और तेज़ी से शुरुआत हुआ। इस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था खुशहाल हो गई। 1923 में अमेरिका ने दुनिया के अन्य हिस्सों को पूंजी निर्यात करना शुरुआत कर दिया और सबसे बड़ा विदेशी साहूकार वह बन गया। इसमें यूरोप की अर्थव्यवस्था भी सुधरने का मौका मिला और पूरी दुनिया के व्यापार अगले 6 वर्षों तक वृद्धि दिखता रहा। अब महामंदी भी आया, यानी कि महामंदी की शुरुआत 1929 से शुरू हुई और संकट 30 के दशक से मध्य तक बना रहा। इस दौरान विश्व के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार ये सब में समस्या आई और युद्धोत्तर, यानी कि युद्ध के बाद अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई थी, जिसमें आमदनी बढ़ाने के बजाय मतलब किसानों के उत्पादन करने लगे। उसको बढ़ाने के लिए अमेरिकी उद्योगपतियों ने मंदी की आशंका को देखते हुए यूरोपीय देशों को कर्ज देना बंद कर दिया। हजारों बैंक दिवालिया हो गए। भारत और महामंदी 1928 से 1934 के बीच देश का आयात निर्यात घटकर आता रह गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने से भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान इन दोनों को हुआ। महामंदी शहरी जनता और अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक। 1931 में मंदी चरम सीमा पर थी, जिसके कारण ग्रामीण भारत असंतोष व उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा था। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण युद्धोत्तर काल, युद्ध के बाद समझौते भी हुए, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध पहले युद्धों की तुलना में बिल्कुल अलग था। जो ये युद्ध था, इस युद्ध में आम नागरिक अधिक संख्या में मारे गए और कई महत्वपूर्ण शहर बुरी तरह बर्बाद हो चुके थे। विश्व युद्ध दूसरे युद्ध के बाद स्थिति में सुधार मुख्य रूप से 2 बातों से प्रभावित हुए।
पश्चिमी अमेरिका पश्चिमी अमेरिका का एक प्रबल आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। सोवियत यूनानी जो था एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तन। विश्व के नेताओं की मीटिंग हुई जिसमें युद्ध के बाद संभावित सुधारों पर चर्चा की गई। उन्होंने दो बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जिन्हें नीचे दिया गया है। औद्योगिक देशों में आर्थिक संतुलन को बरकरार रखना, पूर्ण रोजगार दिलवाना। तो ये सब प्रभावित किया। अब ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर, जो 1944 में अमेरिका में स्थित है न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक संस्थान पर ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व कोष की स्थापना हुई। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश NIEO, नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश। तो ज़्यादातर विकासशील देशों को 1950 और 60 के दशक में पश्चिम अर्थव्यवस्थाओं के तेज विकास से लाभ नहीं हुआ। उन्होंने खुद को एक समूह के रूप में संगठित किया। नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश की मांग के लिए 77 या G77 का समूह। यह एक ऐसा प्रणाली थी जो उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों पर अधिक विकास, सहायता, कच्चे माल के लिए उचित मूल्य और विकसित देशों के बाजारों में उनके निर्मित सामानों के लिए बेहतर पहुंच पर वास्तविक नियंत्रण प्रदान करेगी। चीन में नई आर्थिक नीति। चीन जैसे देशों में बहुत मजदूर कम थी। चीन अर्थव्यवस्था की कम लागत वाली संरचना इसके उत्पादन को सस्ता कर दिया। चीन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए निवेश का एक पसंदीदा स्थान बन गया। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों थी उसके निवेश वे करते थे उसके लिए। चीन की नई आर्थिक नीति विश्व अर्थव्यवस्था में की तह में लौट गई। बहुराष्ट्रीय कंपनी तो जो एक समस्या कई देशों में आता था। NMC का विश्व व्यापार प्रसार 1905 और 1960 के दशक में एक उल्लेखनीय विशेषता थी क्योंकि दुनिया भर में अमेरिकी व्यापार का विस्तार हुआ। विभिन्न सरकारों द्वारा लगाए गए उच्च आयात शुल्क ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को अपने विनिर्माण इकाइयों का पता लगाने के लिए ये मजबूर किया। अब वीटो एक कानून या निकाय है। वीटो एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का एक संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार वीटो है जिसमें एक कानून या निकाय द्वारा किए गए प्रस्ताव को अस्वीकार करने का संवैधानिक अधिकार को वीटो कहते हैं। अब टैरिफ एक देश के आयात या निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाए जाने वाला कर को टैरिफ कहते हैं। यानी कि एक देश के आयात और निर्यात पर दूसरे देश द्वारा लगाए जाने वाले कर होता है। प्रवेश के बिंदु पर शुल्क लगाया जाता है अर्थात सीमा या हवाई अड्डे पर ये कर लगाए जाते हैं। विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण या युद्धोत्तर के बाद बहुत सारे समझौता हुए हैं जिसमें ये बात देख चुके हैं कि G77 का समूह और ये वाला एक देश प्रवेश बिंदु शुल्क माना जाता है, ये भी देख लिए। इस तरीके से यहाँ पे तीसरा चैप्टर हो गया। अब यहाँ पे जो चैप्टर 4 है औद्योगिकीकरण का युग, जिसमें हमें पूर्ण औद्योगिकीकरण की गति, श्रमिकों का जीवन, भारत में कपड़ा उद्योग, औद्योगिकीकरण की अनूठी बात के बारे में हम जानेंगे। तो औद्योगिकीकरण का युग, जिस युग में हस्त निर्मित वस्तुएं बनाना का कम हुई, फैक्ट्री, मशीन और तकनीकी का विकास हुआ तो उसे औद्योगिकीकरण युग कहते। इसमें खेती हर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक इस युग को औद्योगिकीकरण युग कहा जाता है जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। पूर्व औद्योगिकीकरण यानी कि यूरोप में औद्योगिकीकरण के पहले काल को पूर्व औद्योगिकीकरण काल कहते हैं। तो यूरोप में जो हुआ और तब यहाँ पर हो गया कि बाद में फिर आया। तो शहरों में ट्रेड क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड
बहुत शक्तिशाली होते थे। इस प्रकार संगठन के प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए वे गांव की ओर रहे। स्टेपलर एक व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊँटों को स्टेपल या छांटता है, तो ये स्टेपलर कहता है। स्टेपलर एक तरह का व्यक्ति जो ऊँटों के छांटता है रेशों के हिसाब से कि ये ऊँट अच्छा, ये ऊँट खराब। फुलर उस व्यक्ति को कहते हैं, ऐसा व्यक्ति जो फूल करता है, यानी कि चुन्नटों के सहारे कपड़ों को समेटता, तो ये फुलर होता था। फिर है कार्डिंग, तो वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता, तो वो कहलाता है कार्डिंग। कारखाने की शुरुआत। सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था। 1887 तक यह मात्रा बढ़कर, यानी कि जहाँ 1760 में 2.5 मिलियन पाउंड था, वही 1787 में यह 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। कारखाने से बहुत सारे लाभ हुए। और फिर औद्योगिकी का मतलब फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास तथा सूती वस्त्रों एवं लोहा स्टील उद्योगों में बदलाव काफ़ी तेज़ी से हुई और ब्रिटेन में सबसे फलते फूलते उद्योग थे। औद्योगिकीकरण के पहले दौर में तो 1840 के दशक तक सूती उद्योग अग्रणी क्षेत्र था। रेलवे का प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में। 1873 आते आते ब्रिटेन में लोहा इस्पात निर्यात की कीमत 17 मिलियन पाउंड हो गई। यह सूती कपड़े का निर्यात का दोगुना था, लेकिन औद्योगिकीकरण का रोजगार पर खास असर नहीं था। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत नए उद्योगपति परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके। तो इसका कारण यह था कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर बहुत कम थे और बहुत धीमी गति से विकास हुआ। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, तो इस कारण से। और यहाँ पर मशीन से बनी चीज़ें एक जैसी नहीं होती थी, इसलिए अलग अलग सबका गुणवत्ता और विशेषता थी। हाथों का श्रम और वाष्प शक्ति। तो हाथों का उस ज़माने श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने किल्लत और अधिक परिश्रम की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से ही काम वे करवाते थे। मशीनों से बनी चीज़ एक ही जैसी होती थी। हाथ से बनी चीज़ों की गुणवत्ता सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी चीज़ों को पसंद करते थे। लेकिन 19वीं सदी के अंत में स्थिति कुछ अलग हो गई। वहाँ के श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण ही एकमात्र रास्ता बचा था। 19वीं शताब्दी के जो उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को अधिक पसंद करते थे। ये मशीन इसलिए लगाना नहीं चाहते क्योंकि मशीनों में अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी, इसलिए वे हाथ से बने चीज़ को किए। तो मजदूरों की ज़िंदगी जो थे कुल मिलाकर दयनीय थी। श्रम की बहुतायत के कारण वहाँ पर नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ पर है स्पिनिंग जेनी। तो एक सूत काटने की मशीन। स्पिनिंग जेनी एक सूत काटने की मशीन जो हेम्स हरगिज व्हीलर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। स्पिनिंग जेनी एक सूत काटने की मशीन जो जेम्स हरगिज गिवली जीवर्स द्वारा 1764 में बनाई गई थी। स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध। तो स्पिनिंग 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में यह भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अधिक गरीब होता था। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% के बीच हो जाती थी। बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नए प्रौद्योगिकी से सीखने लगे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीनों का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगे।
1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया, उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण किया गया। आइए अब यहाँ भारत के बारे में देखते हैं कि मशीन को पहले तो सबसे पहले यहाँ पर भी जो है वह रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा था। भारत के रेशमी और सूत ये सब ज़्यादा होता था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से आर्मियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया से लेकर जाते थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय बैंक इससे नेटवर्क में शामिल थे। दोनों प्रकार के आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर करते थे। बंदरगाह पर जहाज मालिक और निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोल भाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। मशीन उद्योग का युग 1780 के बाद 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा था। तब यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। सूरत और हुगली जैसे पुरानी बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए। बम्बई तथा हुगली जैसे पुरानी बंदरगाह भी यहाँ कमज़ोर हो गए और बम्बई यानी और कलकत्ता एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। व्यापारी यूरोपीय कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था, यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कमी नहीं। 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की मांग बहुत बढ़ी, तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भी आया। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति में बात करते हैं तो कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा। भारत में मैनचेस्टर का नाम 19वीं सदी की शुरुआत से भारत से कपड़े के निर्यात में कमी आने लगी। 19वीं सदी की शुरुआत से ही 1800 मतलब जब भारत में बनने लगा तो वहाँ से कम गया। जैसे 1811 से 12 के बीच में भारत में सूती वस्त्र 33% आता था, वहीं 20 साल के बाद सिर्फ 3% अब आयात होने लगा। ब्रिटेन में निर्माताओं के दबाव के कारण ब्रिटेन में इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहाँ की वस्तुएं बिक सके। और 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती वस्त्र का आयात 9 के बराबर होता था और 1850 आते आते कुल आयात 31% हिस्सा सूती कपड़ा का था। 1870 तक यह 50% से भी ऊपर हो गई। तो 18वीं सदी के अंत तक सूती कपड़ों का आयात 9 के बराबर होता था 18वीं सदी तक, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात में 31% सूती कपड़े का होता था और 1870 के दशक में 50% बढ़ गई। मैनचेस्टर से आने पर क्या क्या नुकसान हुआ? तो 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्या का जन्म हुआ। भारतीय बुनकरों की समस्या में थी नियमित बाजार का ढह जाना, स्थानीय बाजार के संकुचित होना, अचरा कपास का न मिल पाना, ऊंची कीमत पर कपड़ा खरीदने के लिए मजबूर होना। 19वीं सदी तक भारत में फैक्ट्रियों का उत्पादन शुरू हुआ। भारतीयों में मशीनों की उत्पादन बढ़ी, जिसके कारण भारत में कारखानों की शुरुआत हुआ और बम्बई में सूत कपड़ा मिल 1854 में बना, यानी कि बम्बई में 1854 में सूती कपड़ा मिल बना। उसने अपने उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हुआ। 1862 तक 4 मिल चालू हो गए थे। उस दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुले। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई। अहमदाबाद में भी पहला सूती मिल चालू किया गया। मद्रास में के पहले सूती मिल में 1870 में उत्पादन शुरू हो चुका था। प्रारंभिक उद्यमी जो थे ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बम्बई में द्वारका नाथ टैगोर, इन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई। बम्बई में डिनर्सो पोर्टिट और जे.एन. टाटा, ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने इन उद्योगों में 6 संयुक्त उद्यमी कंपनी लगाई, जिनमें से ये थे डिनर्सो पोर्टिट और जे.एन. टाटा। सेठ हुकुम चंद कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई। फिर जी.डी. बिरला ने भी यह काम शुरू किया। मद्रास के कुछ सौदागर जो वर्मा, मध्य पूर्व और पूर्वी अफ्रीका से व्यापार करते थे। कुछ वाणिज्य समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे। भारत के व्यवसाय पर अंग्रेज़ों का ऐसा शिकंजा था कि उसने भारतीय व्यापारियों को बढ़ाने का अवसर ही नहीं दिया और विश्व में
विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योगों के अधिकतर हिस्से पर वे लोग यूरोप के एजेंसियों की पकड़ हुआ करती थी। मजदूर कहाँ से आए? तो ज़्यादातर मजदूर आसपास के ज़िले से आते थे। वे गांव में काम नहीं मिलता था तो आ जाता था। उदाहरण के लिए बम्बई के सूती कपड़ा जब मिल हुआ तो रत्नागिरी जिला से आते थे। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा बात करते तो 1901 में भारतीय फैक्ट्रियाँ 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 20वीं सदी में यानी कि 1901 में भारतीय फैक्ट्री में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। वहीं 1986 में यह बढ़कर कितना हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,00,000, 24,36,000 हो चुकी थी। 5,84,000 से 24,36,000 हो चुकी थी। यह संख्या ज़्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। फसल कटाई के समय गांव लौट जाते थे। नौकरियां मिलना कठिन था, इसलिए जॉबर मजदूर की ज़िंदगी पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। जॉबर कौन थे? तो उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा था। जॉबर कोई पुराना विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह गांव से लोगों को लाता था और काम देता था। तो इस तरह से मजदूर की स्थिति थी। भारत में उत्पादन पर वर्चस्व रखने यूरोपीय प्रतिबंधी एजेंसियों ने कुछ खास तरह से उत्पादन में ही दिलचस्पी थी, खास तौर पर उन चीज़ों जो निर्यात किया जा सके। 20वीं सदी तक आते आते मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे। उदाहरण के लिए जो धागा आयात नहीं किया जाता था तो कपड़ों की बजाय धागे का उत्पादन किया गया। 20वीं सदी तक आते आते भारत में उद्योग बहुत अच्छा से बढ़ गया और 1900 से 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन का जो था दुगुना हो गया। और प्रथम विश्व युद्ध भारत में उद्योग उत्पादन को तेज़ी से बढ़ाया। नई फैक्ट्रियों की स्थापना किया गया। उद्योग में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बहुत अच्छा से हुआ, यानी कि 77% बड़े उद्योग बंगाल और बम्बई जैसे शहर में थे। पूरे उद्योग का देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योग का बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर 5% या और 1931 में 10% था। 20वीं सदी के हाथ से होने वाले उत्पादन में इजाफा। हथकरघा उद्योग में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। बुनकरों ने अपने कारों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल शुरू किया। उद्योग में वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था। लगभग 77% बड़े उद्योग बंगाल और बम्बई में थे। और 20वीं सदी के हाथ से बने वाला उत्पादन में इजाफा हुआ। हथकरघा में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। बुनकरों ने अपने कारों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल शुरू किया। 1941 तक आते आते भारत के 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुका था। रीना, त्रावणकोर, मद्रास और मैसूर, कोचीन और बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में तो 70 से 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत अलग तरह के हथकरघा शुरुआत किया गया। रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार जिसका बुनाई इस्तेमाल किया जाता है। ग्राहकों को सिखाने के उत्पादक अलग अलग तरीके अपनाए गए। वस्तुओं के लिए बाज़ार, तो वस्तुओं के लिए अलग अलग आकर्षक बाज़ार बनाए गए, जिसमें 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ये उत्पादक बहुत ज़्यादा मशहूर हो गए। अब जो यहाँ पे चैप्टर 5 है, जो कि लास्ट चैप्टर है, इसमें मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया के बारे में हम देखेंगे। तो इसमें क्या जानेंगे इतने सारे कि यह शुरुआती किताब कैसे छपी, यूरोप में मुद्रा कैसे आया, उसका क्रांति के बारे में, भारत का मॉडर्न संसार, धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें के बारे में जानेंगे, जिसमें प्रिंट प्रतिवर्धा ये सब जानेंगे। तो शुरुआत छपी किताबें, मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये चैप्टर 5 है, इसके बारे में जानेंगे। मॉडर्न संस्कृति और आधुनिक दुनिया, शुरुआती छपी किताबें। प्रिंट टेक्नोलॉजी का विकास सबसे पहले चीन, जापान और कोरिया में हुआ। चीन में 594 ईस्वी के बाद से ही लकड़ी के ब्लॉक पर स्याही लगाकर उसे कागज़ पर प्रिंटिंग की जाती थी।
उस जमाने में कागज़ पतले और छीरीदार होते थे। ऐसे कागज़ पर दोनों तरफ छपाई करना संभव नहीं था। कागज़ के दोनों सिरों को टॉक लगाकर फिर बाकी कागज़ को मोड़कर एकॉर्डियन बुक बनाई जाती थी। उस जमाने में किस तरह की किताबें छपी जाती थी और उनको कौन पढ़ता एवं लंबे समय तक बीन का राजतंत्र ही छपे हुए सामान का एक सबसे बड़ा उत्पादक था। चीन के प्रशासनिक तंत्र में सिविल सर्विस परीक्षा द्वारा लोगों की बहाली की जाती थी। इस परीक्षा के लिए चीन का राजतंत्र बड़े पैमाने पर पाठ्य पुस्तकें छपवाता था। 16वीं सदी में इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसीलिए किताबें छपने की रफ्तार भी बढ़ गई। तो क्या केवल विद्यार्थियों के लिए छपाई होती थी? 17वीं सदी तक चीन में शहर परिवेश बढ़ने के कारण छपाई का इस्तेमाल कई कामों में होने लगा। अब छपाई में केवल बुद्धिजीवों या अधिकारियों तक ही सीमित नहीं थी। अब व्यापारी भी रोजमर्रा के जीवन में छपाई का इस्तेमाल करने लगे ताकि व्यापार से जुड़े हुए आंकड़े रखना आसान हो जाए। कहानी, कविताएं, जीवनी, आत्मकथा, नाटक आदि भी छपकर आने लगे। इसके पढ़ने के शौकीन लोगों के शौक पूरे हो सके। खाली समय में पढ़ना एवं फैशन जैसा बन गया था। रईस महिलाओं में भी पढ़ने का शौक बढ़ने लगा और उनमें से कईयों ने तो अपनी कविताएं और कहानियां भी छपवाई। जापान में छपाई कैसे आया? प्रिंट टेक्नोलॉजी को बौद्ध धर्म के प्रचारकों ने 768 से लेकर 770 ईस्वी के आसपास जापान लाया। बौद्ध धर्म की किताब डायमंड सूत्र जो 868 ईस्वी में छपी थी, जो जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। उस समय पुस्तकालयों और किताब की दुकानों में हाथ से छपी किताबें और अन्य सामग्रियों भरी होती थी। किताबें कई विषयों पर उपलब्ध थी, जैसे महिलाओं, संगीत के साजों, हिसाब किताब, चाय अनुष्ठान, फूलसाजी, शिष्टाचार और रसोई पर लिखी आदि। यूरोप में मुद्रण का आना। सिल्क रूट के माध्यम से 11वीं शताब्दी में चीनी कागज यूरोप पहुंचा। 1925 में मार्को पोलो चीन से मुद्रण का ज्ञान लेकर इटली गया। किताबों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अब पुस्तक विक्रेता सुलेखक या कातिब को रोजगार देने लगा। हस्तलिखित पांडुलिपियों के माध्यम से पुस्तकों की भारी मांग को पूर्ण कर पाना असंभव था। गुटेनबर्ग का प्रिंटर प्रेस योहान गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और वह खेती की एक बड़ी रियासत में पल बढ़कर बड़ा हुआ। वह बचपन से ही तेल और जैतून पेरने की मशीनें देखता आया था। बाद में उसने पत्थर पर पॉलिश करने की कला सीखी, फिर सुनारी और अंत उसने शीशे की इच्छित आकृतियों में गढ़ने में महारत हासिल कर ली। अपने ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल उसने अपने नए आविष्कार में किया। जैतून प्रेस ही प्रिंटर प्रेस का आदर्श बनी और सांचे का उपयोग अक्षरों की धातुएं आकृतियों को गाढ़ने के लिए किया। गुटेनबर्ग ने 1448 तक अपना यह यंत्र मुकम्मल कर लिया और इससे सबसे पहली जो पुस्तक छपी वह थी बाइबिल। उसका नाम था बाइबिल। शुरू में छपी किताबें अपने रंग, रूप और साज सज्जा में हस्तलिखित जैसी ही थी। 1440 से लेकर 1550 के मध्य यूरोप में ज़्यादातर देशों में छापे खाने लग गए थे।
लेटर प्रेस छपाई में प्लाटेन एक बोर्ड होता था जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। सबसे पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। मुद्रण क्रांति और उसका असर। छापे खाने के आने से एक नया पाठक वर्ग पैदा हुआ। छपाई में लगने वाली लागत व श्रम कम हो गया। छपाई से किताबों की कीमत गिरी, बाजार किताबें से पट गई, पाठक वर्ग भी बृहत्तर होता गया। मुद्रण क्रांति के कारण पहले जो जनता श्रोता थी वह अब पाठक में बदल गई। अब किताबें समाज के व्यापक तबकों तक पहुंच चुकी थी। धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का दर। धार्मिक विवाद एवं प्रिंट का दर। विरोधियों को सुधारने हेतु रोमन चर्च ने इंक्विजिशन आरंभ किया। 1558 में रोमन चर्च ने प्रतिबंधित किताबों की सूची प्रकाशित की। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप में साक्षरता के स्तर में काफ़ी सुधार हुआ। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ भागों में साक्षरता का स्तर तो 60 से 80% तक हो चुका था। पत्रिकाएं, उपन्यास, पंचांग आदि सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें थीं। छपाई के कारण वैज्ञानिकों और तर्कशास्त्रियों के नए विचार और नई खोज सामान्य लोगों तक आसानी से पहुंच पाते थे। किसी भी नए आइडिया को अब अधिक से अधिक लोगों के साथ बांटा जा सकता था और उस पर बेहतर बहस भी हो सकती थी। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि प्रिंट संस्कृति ने ऐसा माहौल बनाया जिसके कारण फ्रांसीसी क्रांति शुरुआत हुई। इसमें कुछ कारण निम्नलिखित है। छपाई के चलते विचारों का प्रसार। उनके लेखन ने परंपरा, विश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना की। रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया। चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर हमला। छपाई के बाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। 19वीं सदी में यूरोप में साक्षरता में जबरदस्त उछाल दिया। इससे पाठकों का एक ऐसा नया वर्ग उभरा जिसमें बच्चे, महिलाओं और मजदूर शामिल थे। बच्चों की कच्ची उम्र और अपरिपक्व दिमाग को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से किताबें लिखी जाने लगी। कई लोक कथाओं को बदलकर लिखा गया ताकि बच्चे उन्हें आसानी से समझ सकें। कई महिलाएं पाठिका के साथ साथ लेखिका भी बन गई और इससे उनका महत्व और बढ़ा। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय 17वीं सदी में ही प्रचलन में आ गए थे। अब उस तरह के पुस्तकालयों में व्हाइट कॉलर मजदूर, दस्तकार और निम्न वर्ग के लोग भी अड्डा जमाने लगे। प्रिंट तकनीक में अन्य सुधार। न्यूयॉर्क के रिसर्च एम. ओहो ने 19वीं सदी के मध्य तक सख्ती से चलने वाला बेलनाकार प्रेस बना लिया था। इस प्रेस से एक घंटे में 8000 पेज छापे जा सकते थे। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग विकसित हो चुका था। ऑफसेट प्रिंटिंग से एक ही बार में 6 रंगों में छपाई की जा सकी थी। 20वीं सदी के आते ही बिजली से चलने वाले प्रेस भी इस्तेमाल में आने लगे। इससे छपाई के काम में तेजी आ गई। इसके अलावा प्रिंट की टेक्नोलॉजी में कई अन्य सुधार भी हुए। सभी सुधारों का सामूहिक सार हुआ जिससे छपी हुई सामग्री का रूप ही बदल गया। किताबें बेचने के नए तरीके। 19वीं सदी में कई पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक की शक्ल में छापा जाता था। इससे पाठकों को उस पत्रिका का अलग अंक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता था। 1920 के दशक में इंग्लैंड में लोकप्रिय साहित्य
को सीलिंग सीरीज़ के नाम से सस्ते दर पर बेचा जाता था। किताब के ऊपर लगने वाली जिल्द का प्रचलन 20वीं सदी में हुआ। 1930 के दशक की महान मंदी के प्रभाव के पार पाने के लिए पेपरबैक संस्करण हुआ। भारत का मुद्रण संसार। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागज पर नकल कर बनाई जाती थी। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों में बांध दिया जाता था। पूर्व औपनिवेश काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु अपना याददाश्त से किताबें सुनाते थे और विद्यार्थी उन्हें लिख देते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे। पांडुलिपियों हाथ से लिखी पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कहते हैं। इनसे प्रयोग की सीमाएं। किताबें की बढ़ती मांग पांडुलिपियों से पूरी नहीं होने वाली थी। नकल उतारना बेहद खर्चीला, समय अधिक लगना, मांग पूरी न होना, ये बहुत नाजुक होती थी। रखरखाव में लाने ले जाने में मुश्किल आती थी। उपरोक्त समस्याओं की वजह से उनका से था आदान प्रदान मुश्किल था। मुद्रण संस्कृति का भारत आना। प्रिंटर प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारक के साथ आया। 1674 ईस्वी तक कोंकणी एवं कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 पुस्तकें छापी जा चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में उन्होंने ही पहली मलयालम पुस्तक छापी। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 से बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। बंगाल गैजेट ही पहला भारतीय अखबार था जिसे गंगाधर भट्टाचार्य ने प्रकाशित करना शुरू किया था। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहसें। प्रिंट संस्कृति से भारत में धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर बहस शुरू करने में मदद मिली। लोग कई धार्मिक रिवाजों में प्रचलन की आलोचना करने लगे। 1821 में राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी प्रकाशित करना शुरू किया। इस पत्रिका में हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना होती थी। ऐसी आलोचना को काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने समाचार चंद्रिका नामक पत्रिका निकालना शुरू किया। 1810 में कोलकाता में तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस को छापा गया। 1880 के दशक में लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बम्बई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस ने आम बोलचाल की भाषाओं में धार्मिक ग्रंथों को छापना शुरू किया। इस तरह के प्रिंट के कारण धार्मिक ग्रंथ आम लोगों की पहुंच में आ गए। इससे नई राजनीतिक बहस की रूपरेखा निर्धारित होने लगी। प्रिंट के कारण भारत के एक हिस्से का समाचार दूसरे हिस्से के लोगों तक भी पहुंचने लगा। इससे लोग एक दूसरे के करीब भी आने लगे। मुस्लिमों के मुद्रण संस्कृति को कैसे लिया। 1822 में फारसी में 2 अखबार शुरू हुए जिनके नाम थे जाम-ए-जहां नामा और शम्सुल अखबार। पहला है जाम-ए-जहां नामा और दूसरा है
शमसुल अखबार। उसी साल एक गुजराती अखबार भी शुरू हुआ जिनका नाम था बम्बई समाचार। देवबंद सेमिनरी की स्थापना 1867 में हुई। इस सेमिनरी ने एक मुसलमान के जीवन में यही सही आचार विचार को लेकर हजार फतवे छापने शुरू किया। प्रकाशन के नए रूप। शुरू में भारत के लोगों को यूरोप के लेखकों के उपन्यास को पढ़ने को मिलते थे। वे उपन्यास यूरोप के परिवेश में लिखे होते थे, इसलिए यहाँ के लोग उन उपनिवेशों को तारतम्य नहीं बिठा पाते थे। बाद में भारतीय परिवेश पर लिखने वाले लेखक भी उदित हुए। ऐसा उपन्यासों के चरित्र और भाव के पाठक बेहतर ढंग से अपने आप को जोड़ सकते थे। लेखक की नई विधियाँ भी सामने आने लगी, जैसे कि गीत, लघु कहानियाँ, राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर के निबंध आदि। 19वीं सदी के अंत तक एक नई तरह की दृश्य संस्कृति भी रूप में ले रही थी। कई प्रिंटिंग प्रेस चित्रों की नकलें भी भारी संख्या में छपने लगे। राजा रवि वर्मा जैसे चित्रकारों की कलाकृतियों अब जन समुदाय के लिए प्रिंट किया जाने लगा। 1870 आते पत्रिकाओं और अखबारों में कार्टून भी छपने लगे। ऐसे कार्टून तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे पर कटाक्ष करते थे। प्रिंट और महिलाएं। जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहनें, जॉर्ज इलियट आदि के लेखन ने नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जैसे गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था, अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। इसीलिए मध्यवर्गीय घरों के महिलाओं का पढ़ना भी सब पहले से बहुत ज़्यादा हो गया। 1876 में रससुंदरी देवी की आत्मकथा अमर जीवन प्रकाशित हुई। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवियों बनने की सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। 1871 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा। प्रिंट और गरीब जनता। मद्रास के शहरों में 19वीं सदी में सस्ती एवं छोटी किताबें आ चुकी थी। इन किताबों को चौराहों पर बेचा जाता था ताकि किताब लोग उन्हें खरीद सके। 20वीं सदी के शुरुआत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना शुरू हुई। इन पुस्तकालयों के कारण लोगों तक किताबों की कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े का सवाल लिख और छाप कर जातीय एक वर्गीय शोषण के बीच का रिश्ता समझाने की कोशिश की। प्रिंट और प्रतिबंध। 1798 में पहले तक उपनिवेशी शासक सेंसर को लेकर बहुत गंभीर नहीं थे। शुरू में जो भी बहुत नियंत्रण लगाए जाते थे वे भारत में रहने वाले अंग्रेजों पर लगाए जाते थे, जो कंपनी के कुशासन की आलोचना करते थे। 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति अंग्रेजी हुकूमत का रवैया बदलने लगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में पारित किया गया। इस कानून ने सरकार को वर्नाकुलर प्रेस
में समाचार और संपादकीय पर सेंसर लगाने के लिए अकूत शक्ति प्रदान की। राष्ट्रद्रोही रिपोर्ट छपने पर अखबार को चेतावनी दी जाती थी। यदि उस चेतावनी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो फिर ऐसी भी संभावना होती थी कि प्रेस को बंद कर दिया जाए और प्रिंटिंग मशीनों को जब्त किया जाए। तो ऐसे में ये वीडियो समाप्त होती है।